हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज हम हिंदी का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में मोस्टली सभी रचनाएं हैं, सभी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। गद्य से भी, पद्य से भी, व्याकरण से भी और भी नाटक, कहानी, उपन्यास सभी इसमें मिक्स जो प्रैक्टिस सेट है वो इसको तैयार किया गया है। और इस प्रैक्टिस सेट के साथ ही इसमें करीबन 50 प्रश्न हो चुके हैं और 50 प्रश्नों के आगे वाले प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही एक बात और बता दें कि जो पॉइंट वाइज प्रैक्टिस सेट चल रहा है उस वो अलग चल रहा है। ये नॉर्मली मतलब सामान्य हिंदी जैसा प्रैक्टिस सेट है। तो उम्मीद करते हैं ये सभी के लिए उपयोगी होगा। और साथ ही सभी से निवेदन है कि जो लोग जितने भी लोग वीडियो को देखते हैं, प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर दिया करें। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करा करें। इसके बाद हम देखेंगे 51 से अपना जो प्रैक्टिस आज स्टार्ट करेंगे। 50 प्रश्न हो चुके हैं इसमें। और प्रश्न है हमारा, शिव शंभू का चिट्ठा रचयिता कौन है। रचना है शिव शंभू का चिट्ठा के रचयिता कौन है। ऑप्शन है बालमुकुंद शर्मा हैं, बालमुकुंद गुप्त हैं, अंबिका दत्त व्यास हैं, केशव प्रसाद भट्ट हैं और हैं बाबू तोताराम। तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट सही बालमुकुंद गुप्त। और इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। थोड़ा सा फास्ट करेंगे वीडियो को। और सभी से निवेदन है कि जो भी कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट ज़रूर दिया करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें। इसके बाद है प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है। गबन है, रंगभूमि है, मंगलसूत्र है या फिर है सेवा सदन। तो आंसर हो जाएगा इसका मंगलसूत्र। मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। गबन में इन्होंने महिलाओं के आभूषण के प्रति आकर्षण दिखाया है। रंगभूमि एक इनका मनुवादी या फिर गांधीवादी उपन्यास माना जाता है, जिसमें गांधीवादी जो प्रवृत्ति है उसको दिखाया है। साथ ही सेवा सदन इनका प्रथम उपन्यास है प्रेमचंद का। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी सही, मंगलसूत्र। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, आधे अधूरे कि सावित्री के दुख का मूल कारण क्या है। एक महत्वपूर्ण रचना है मोहन राकेश की, जिसका नाम है आधे अधूरे। मोहन राकेश की ये रचना है। मोहन राकेश की ये महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है आधे अधूरे, जिसमें इन्होंने इसका जो मुख्य पात्र है उसका नाम है सावित्री। सावित्री के और पूछा है कि सावित्री के दुख का मूल कारण क्या है। ऑप्शन है स्वयं सावित्री की मानसिकता है, अपने अनुरूप पति का न मिलना है, या फिर है दूसरे पुरुषों की ओर दौड़ना, या फिर जो लास्ट डी प्रश्न ऑप्शन है वो है पति और बच्चों से अपेक्षित सहयोग न मिलना। ये ऑप्शन है। इसके बाद आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए सही, स्वयं सावित्री ही की मानसिकता है वही उसके दुख का कारण है। तो आंसर हो जाएगा ए सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 54। प्रश्न है, किस उपन्यासकार ने स्वतंत्र भारत के ग्रामीण यथार्थ का चित्रण पूर्णतः व्यंग्यात्मक पद्धति पर किया है। महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, सभी से निवेदन है स्टार लगा के इस प्रश्न को जरूर नोट डाउन करेंगे अपने नोट्स में। ऑप्शन है नागार्जुन है, फणीश्वर रेड्डी है, श्रीलाल शुक्ल हैं और हैं शिव प्रसाद सिंह। तो आंसर हो जाएगा इसका सी सही, यानी कि श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल का एक महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है राग दरबारी। राग दरबारी में इन्होंने ये व्यंग्यात्मक स्वतंत्र भारत के ग्रामीण की जो स्थिति है, दयनीय स्थिति है, उसको व्यंग्यात्मक पद्धति पर उजागर किया है। तो आंसर हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य इनमें से क्या है। महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। हरिशंकर परसाई ने मोस्टली जितने भी निबंध लिखे हैं, जितनी भी रचनाएं लिखी हैं, व्यंग्यात्मक पद्धति के लिए ये प्रसिद्ध माने जाते हैं हरिशंकर परसाई जी। तो पूछा है कि उनके जो निबंध का मूल लक्ष्य है वो क्या है। विसंगतियों को उजागर करना है, हास्य प्रदान करना है, या लोगों को मनोरंजन तक ही सीमित रखना है, या फिर है पाठकों को की भाव जड़ता को तोड़ना है, वास्तविक स्थिति का चित्रण करना है। चार ऑप्शन है। आंसर जो होगा इसका ये सही है, विसंगतियों को उजागर करना है, अपने
निबंध अपनी व्यंग्यात्मक पद्धति के आधार पर व्यंग करते हुए उन्होंने कहीं न कहीं जो समाज में फैली हुई विसंगतियों को उजागर किया है और लोगों का मन आकर्षित किया अपनी उस रचना की ओर से। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, इनमें से कौन-सा जीवनी लेखक नहीं है? कौन-सा सा लेखक है जिसने जीवनी नहीं लिखी है? ऑप्शन है रामविलास शर्मा हैं या फिर है अमृतलाल नागर, दूसरा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे हैं या फिर है विष्णु प्रभाकर। तो आंसर हो जाएगा इसका सी सही, वात्स्य अज्ञे ने कोई अपनी जीवनी नहीं लिखी है। बाकी इन सभी के ऊपर सभी ने जीवनी कहीं न कहीं किसी के ऊपर लिखी है और जिसमें इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। प्रश्न है 57। प्रश्न है, कुआनो नदी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है शमशेर बहादुर हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं, धर्मवीर भारती हैं, मोहन राकेश हैं। आंसर हो जाएगा इसका बी सही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की महत्वपूर्ण रचना है कुआनो नदी। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। प्रश्न है 58। प्रश्न है, हिंदी की सुप्रसिद्ध कहानी हार की जीत के लेखक कौन हैं? महत्वपूर्ण ये रचना है। हार की जीत में से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और पूछा है कि इसके रचयिता कौन हैं, किस लेखक के द्वारा लिखी गई ये कहानी है हार की जीत। और ऑप्शन है राघव राघव है, कमलेश्वर है, सुदर्शन है और है याग्वेंद्र शर्मा चंदू। तो आंसर हो जाएगा इसका 58 का, वो हो जाएगा सुदर्शन। सुदर्शन के द्वारा ये महत्वपूर्ण रचना लिखी गई है हार की जीत। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, अस्तित्ववाद से प्रभावित है रचना कौन सी है, ये बताना है। अस्तित्ववाद से प्रभावित रचना ऑप्शन है झूठा सच है, मैला आंचल है, अपने अपने अजन्मी है या फिर है गुनाहों का देवता। तो आंसर हो जाएगा इसका सी सही, अपने अपने अजन्मी। अज्ञेय की महत्वपूर्ण रचना है अज्ञेय की, और जिसमें अस्तित्ववाद को दर्शाया गया है, अस्तित्ववाद का इसमें उल्लेख किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 60। प्रश्न है, छायावाद के समर्थन में पहला निबंध लिखने वाले लेखक कौन हैं? छायावाद के समर्थन में किसने सबसे पहले निबंध लिखना आरंभ किया था, ये पूछा है। ऑप्शन है लोचन प्रसाद पांडे हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, मुकुटधर पांडे या फिर हैं केशव प्रसाद मिश्र। तो आंसर इसका हो जाएगा, वो हो जाएगा मुकुटधर पांडे। माना जाता है छायावाद के जो प्रवर्तक के रूप में अगर किसी को माना जाता है तो वो मुकुटधर पांडे की रचना से ही माना जाता है। छायावाद का आरंभ मुकुटधर पांडे की रचना से हुआ है और यहीं से इसका आरंभ माना जाता है छायावाद का। तो आंसर हो जाएगा सी सही, मुकुटधर पांडे। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, प्रश्न है कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे, कौन लिखता था कलाधर के नाम से कविताएं? ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा है, जयशंकर प्रसाद हैं, प्रेमचंद हैं या फिर है मैथिली शरण गुप्त। तो आंसर हो जाएगा बी सही, जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो कविताएं लिखी गई उन्हें कलाकाल या फिर और के नाम से इन्होंने अपनी रचनाओं को कहीं ना कहीं कविताओं को लिखा है। आंसर हो जाएगा बी सही, जयशंकर प्रसाद। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। छायावाद के प्रवर्तक का नाम है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम बताना है कि कौन है छायावाद के प्रवर्तक। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद हैं और मुकुटधर पांडे हैं, श्रीधर पाठक हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं। आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा मुकुटधर पांडे। कहीं कहीं माना जाता है कि मुकुटधर पांडे की पहली रचना से इनको प्रवर्तक के रूप में माना गया है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक के रूप में इन्होंने बहुत सारा सहयोग किया है। तो आंसर हो जाएगा ए सही, जयशंकर प्रसाद। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न।
प्रश्न है जयशंकर प्रसाद के अपूर्ण उपन्यास का नाम कौन सा है। जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास है जो अपूर्ण रहा है। और आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है इंद्र है, इंद्र है, इरावती है, आर्यवीर है और या फिर व्यवस्थ है। तो आंसर हो जाएगा इसका इरावती। इरावती जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण अधूरा उपन्यास माना गया है। तो आंसर हो जाएगा बी सही। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। प्रश्न है अशोक के फूल नामक महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है, किसका है ये निबंध संग्रह। ऑप्शन है हजारी प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय या फिर है कुबेर राय। तो आंसर हो जाएगा इसका ए सही। हजारी प्रसाद के द्वारा ये महत्वपूर्ण काव्य संग्रह लिखा गया जिसका नाम है अशोक के फूल। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। प्रसाद की गुंडा कहानी में भारत के इतिहास के किस युग का चित्रण किया हुआ है। प्रसाद के द्वारा जो कहानी लिखी गई जिसका नाम है गुंडा, और उसमें पूछा है कि किस समकालीन किस भारत के इतिहास का किस युग का चित्रण हुआ है इस कहानी में। ऑप्शन है सल्तनत युग का हुआ है, मुगल शासकों के युग का हुआ है, या फिर हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का, विक्टोरिया के शासनकाल का। तो आंसर हो जाएगा इसका सी सही। ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में ये कहानी लिखी गई है जिसका नाम है गुंडा। और इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। प्रश्न है 66। प्रश्न है उर्वशी चंपू के रचयिता हैं। उर्वशी जो रचना है वो एकमात्र ऐसी रचना है जो चंपू है। चंपू उस रचना को कहते हैं जो गद्य और पद्य दोनों में ही लिखी जाती है, उस रचना को चंपू माना गया है। तो बताना है कि जो उर्वशी लिखी है, जो चंपू काव्य है, वो किसकी रचना है। ऑप्शन है दिनकर है, जयशंकर प्रसाद हैं, श्रीधर पाठक हैं या फिर है केदारनाथ शर्मा। तो आंसर हो जाएगा इसका ए सही दिनकर। दिनकर की ये महत्वपूर्ण रचना है उर्वशी। आंसर हो जाएगा ए सही। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरे प्रश्न। प्रश्न है 67। उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है। ऑप्शन है उपन्यास है, ललित निबंध है, कहानी है, नाटक है। तो आंसर हो जाएगा इसका जो उत्तर प्रियदर्शी जो रचना है वह एक नाटक है। आंसर हो जाएगा डी सही। इसके बाद देखेंगे दूसरा प्रश्न। इनमें से कौन सी कहानी विभाजन पर आधारित नहीं है। और ये वाला प्रश्न बहुत बनता है एग्ज़ाम में। कौन सी जो रचना है वो विभाजन पर आधारित नहीं है। ऑप्शन है वापसी है, सिक्का बदल गया, मलबे का मालिक या फिर है लेटर बॉक्स। तो आंसर हो जाएगा इसका ए सही। वापसी जो रचना है वो विभाजन, भारत और पाकिस्तान विभाजन पर आधारित रचना नहीं है, और बाकी ये तीनों ही रचना विभाजन पर आधारित हैं। तो आंसर हो जाएगा ए सही। इसके बाद देखेंगे दूसरा प्रश्न। प्रश्न है 69। और माटी की मूर्तें के रचनाकार कौन हैं। माटी की मूर्ति किसकी रचना है। ऑप्शन है महादेवी वर्मा है, जगदीश चंद्र माथुर हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी या फिर है निराला। तो आंसर हो जाएगा इसका सी सही। माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनीपुरी का कहीं ना कहीं रिपोतर्जा माना जाता है, और आंसर हो जाएगा इसका सी सही, रामवृक्ष बेनीपुरी। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। प्रश्न है ये कोठे वालियाँ के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है पांडे शर्मा उग्र हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, अमृतलाल नागर हैं, चतुरसेन शास्त्री हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका अमृतलाल नागर, सी सही। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। प्रश्न है पुनर्वा उपन्यास का रचयिता कौन है। पुनर्वा किसके द्वारा लिखा हुआ महत्वपूर्ण उपन्यास है ये देखेंगे।
ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी है, और वृंदावन लाल वर्मा है, भगवती चरण वर्मा है, या फिर है भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो आंसर हो जाएगा इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि ए सही। इसके बाद देखेंगे रात में हारमोनियम किसकी रचना, किस विधा की रचना है ये रात में हारमोनियम। इसके बाद देखेंगे हम ऑप्शन है कहानी है, नाटक है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, या फिर है कविता। तो आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा कविता। यह एक कविता लिखी है रात में हारमोनियम, यह एक कविता है। इसके बाद देखेंगे फ्लैश बैंक की शैली का प्रयोग किस हिंदी की किस कहानी में पहली बार हुआ है। ऑप्शन है, ये प्रश्न बहुत ही आता है फ्लैश पद्धति वाला, कौन सी कहानी है जो हिंदी की फ्लैश पद्धति पर आधारित पहली कहानी है। ऑप्शन है उसने कहा, उसने कहा, गुंडा, बूढ़ी काकी, या फिर है तीसरी कसम। तो आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ए सही, उसने कहा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये महत्वपूर्ण रचना है, उसने कहा, गुलेरी की, चंद्र शर्मा गुलेरी की ये महत्वपूर्ण रचना है। और इन्होंने सिर्फ 3 ही अपने साहित्य गद्य लेखन में 3 कहानियाँ लिखी हैं, उसी से ये प्रसिद्ध हो गए। और इसका जो समय काल है इसका 1915 में ये प्रमुख कहानी, महत्वपूर्ण कहानी लिखी गई थी, जो फ्लैश पद्धति पर पहली कहानी मानी गई है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए सही, उसने कहा। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। प्रश्न है गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवल का अनुवाद किसने किया है। महत्वपूर्ण ये रचना है, इसको जरूर याद रखिएगा। गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ की कृत और ट्रेवल का हिंदी में अनुवाद किसने किया है। ऑप्शन है रामचरित उपाध्याय है, दूसरा है रामनरेश त्रिपाठी, और श्रीधर पाठक हैं। नेक्स्ट दूसरा है गोपाल शरण सिंह। और तो आंसर हो जाएगा इसका श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक ने इनका हिंदी अनुवाद किया है, जिसका नाम है ट्रेवल। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे दूसरा प्रश्न। प्रश्न है भारत विभाजन पर आधारित कहानी कौन सी है। ऑप्शन है तलाश है, तीसरी कसम है, माया दर्पण है, और है शरणागत। तो आंसर हो जाएगा इसका शरणागत। भारत विभाजन पर आधारित महत्वपूर्ण कहानी है शरणागत। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। प्रश्न है इनमें से कौन सा उपन्यास दलित जीवन पर केंद्रित है। इसमें कौन सा उपन्यास है जो दलित जीवन पर केंद्रित है। ऑप्शन है परिशिष्ट है, जुगलबंदी है, नीला चांद है, या फिर अपना मोर्चा। तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी सही, जुगलबंदी। जुगलबंदी दलित साहित्यकार के द्वारा लिखा हुआ एक दलित जीवन को केंद्रित करके लिखा गया उपन्यास है, जिसका नाम है जुगलबंदी। इसके बाद हम देखेंगे द नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है, जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचना है, जिसका नाम है कामायनी। और पूछा है कि इसमें कितने सर्ग हैं टोटल। ऑप्शन है 11 हैं, 12 हैं, 13 हैं, या फिर हैं 15। तो आंसर हो जाएगा इसका डी सही, कामायनी में टोटल 15 सर्गों का उल्लेख किया गया है। जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचना है, जिसका समय काल है 1935-36 में ये रचना लिखी गई है, जिसका नाम है कामायनी। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। प्रश्न है 78। नायिका भेद को प्रतिपादित करने वाली रचना को पहचानिए। कौन सी रचना है जिसमें नायिका भेद का वर्णन होता है। ऑप्शन है ललित सॉरी
वर्णन हुआ है। ऑप्शन है ललित ललाम है, छंद सार है, श्रृंगार मंजरी है, या फिर है प्रबोध चंद्रोदय। तो आंसर हो जाएगा इसका श्रृंगार मंजरी। श्रृंगार मंजरी में इसके श्रृंगार मंजरी जो है मतीराम की महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें नायिका भेद का बहुत ही उल्लेख किया गया है। और आंसर हो जाएगा सी सही, श्रृंगार मंजरी। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, पृथ्वी कल्प के रचयिता कौन है? पूछा है कि पृथ्वी कल्प किसकी रचना है। ऑप्शन है नरेश मेहता हैं, गिरजा कुमार माथुर हैं, भारत भूषण अग्रवाल हैं, या फिर हैं अज्ञे। तो आंसर हो जाएगा इसका गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर की महत्वपूर्ण रचना है पृथ्वी कल्प। इसके बाद है प्रश्न लास्ट, प्रश्न है 18। प्रश्न है कुडाल गीत के रचयिता कौन है? कुडाल गीत किसकी रचना है? ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय, या फिर है शंकर प्रसाद, सियाराम सरोड़गुप्त हैं, या फिर है मैथिली सरोड़गुप्त। तो आंसर हो जाएगा इसका डी सही, कुड़ाल गीत जो रचना है वो मैथिली सरोड़गुप्त के द्वारा लिखी हुई महत्वपूर्ण रचना है। तो थैंक यू, जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे चैनल से, और उम्मीद करते हैं जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी होगी। थैंक यू।